अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार एकेडमी। इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसकी जो हाईएस्ट बॉडी है वो है ICJ। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जून 1945 बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड स्टार्टेड वर्क इन अप्रैल 1946। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये 1945 जून को जो है वो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस्टेब्लिश हुआ था और इसने जो वर्क है वो स्टार्ट किया था 1946 से। The court's duty is to settle all the legal disputes submitted by the state under the rules of international law। और कोर्ट की ड्यूटी ये है कि जितने भी तनाज़े हैं स्टेट्स के वो उनको हल करना, उनको सेटल करना और इंटरनेशनल लॉ के तहत, एंड टू प्रोवाइड रेजोल्यूशन द लीगल क्वेश्चन ऑफ स्टेट्स बाय ऑथोराइज्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल एजेंसीज। बैनुल अक़वामी इंसाफ यूनाइटेड नेशन का अदालती जुज़ है। बैनुल अक़वामी इंसाफ मुकम्मल है जो कि 1945 जून में नेशनल लीग की इशात की गई 1920 को लीग की इशात की गई जो कि यूनाइटेड नेशन अदालत की इशात के बाद हुई, जिसका नाम बैनुल अक़वामी कोर्ट ऑफ इंसाफ है, जो कि ख़ासकर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की मुकम्मल बयानी है। बैनुल अक़वामी इंसाफ की अदालत से पहले रियासतों की पार्टियां बनाई गई। यूनाइटेड नेशन के नॉन मेंबर्स अदालत के सामने पार्टियां बन गई। ये एक हकीकत है कि बैनुल अक़वामी इंसाफ की अदालत बहुत से तकाज़े पाए जाते हैं। फिर जो जून 1945 था उसमें जो है जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था उसने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है वो इस्टेब्लिश किया और फिर इस कोर्ट ने 1946 अप्रैल 1946 से अपना काम जो है वो स्टार्ट किया। जो ICJ है इसकी ड्यूटी ये है कि ये जितने भी तनाज़ात होते हैं स्टेट्स के दरमियान तो उसको पीसफुली सेटलमेंट करती हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत। इसकी जो कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कंपोजिशन नंबर ऑफ जजेस हैं। इसमें द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ कंसिस्टेड ऑन 15 जजेस। 15 जो हैं वो जजेस पर मुश्तमिल होती हैं अदालत। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट जनरल असम्बली एंड सिक्योरिटी काउंसिल शैल अपॉइंट द जजेस फॉर द कोर्ट बाय वे ऑफ इलेक्शन के ज़रिए से जनरल असम्बली एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो हैं वो जजेस को अपॉइंट करते हैं। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है जजेस का वो 9 साल है। जजेस ऑफ द कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। 9 साल के लिए जजेस ऑफ ICJ जो हैं ये अपॉइंट होते हैं, बट 5 ऑफ दैम शैल बी रिटायर्ड आफ्टर एवरी 3 साल के बाद जो है 5 जो है इसमें रिटायर होते रहते हैं। कोरम ऑफ द कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ फिक्स्ड विच इज़ 9 जजेस। जो कोरम है वो 9 जजेस पे फिक्स है। प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट आफ्टर एवरी 3 ईयर्स द कोर्ट शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। हर 3 साल के बाद जो कोर्ट है उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट करती हैं। द प्रेसिडेंट शैल preside the case of the court। Vice President of the court after every 3 years along with the election of the president। हर साल के 3 साल के बाद और जो along with the election of president होते हैं shall also elect vice president। वो vice president elect भी करते हैं। vice president shall act as a president in the absence of president। vice president जो है वो उस वक्त काम करता है जब president की absence हो। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। इंग्लिश एंड फ्रेंच इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और नेक्स्ट है परमानेंट हेड क्वार्टर ऑफ द कोर्ट। हैग्यू इज़ द परमानेंट हेड क्वार्टर ऑफ द कोर्ट। HAGUE हैग्यू इज़ परमानेंट हेड क्वार्टर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ द जजेस। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द जनरल असम्बली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं इसकी? नो 2 जजेस कैन बी नेशनल ऑफ द सेम स्टेट। कोई भी जो 2 जज हैं वो सेम स्टेट के नेशनल नहीं हो सकते, ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद है री इलेक्शन ऑफ जजेस। उसके री इलेक्शन ऑफ जजेस में ये हैं जजेस ऑफ द कोर्ट कैन बी री इलेक्टेड। जो कोर्ट के जजेस होते हैं वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं। फंक्शंस और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फंक्शंस एंड जुरिस्डिक्शन ये हैं कि कंटिन्यूस जुरिस्डिक्शन is such jurisdiction when international court of justice decides any case with the consent of the parties to a case is called continuous jurisdiction. जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कोई केस जो है उसको सेटल करती हैं जो पार्टीज़ होती हैं उनकी कंसेंट से, तो उनकी मर्ज़ी से, इसको कंटिन्यूस जुरिस्डिक्शन कहते हैं. देयर इज़ ए जनरल रूल फॉर of law of international court of justice that court cannot decide any case without the consent of the parties. ये जो अंडर इंटरनेशनल लॉ है इसके तहत कुछ ये भी डिसाइड किया गया है कि जो ICJ हैं वो विदाउट किसी कोर्ट के विदाउट पार्टीज़ की कंसेंट से केस डिसाइड नहीं कर सकती until any party files the case before the ICJ because court is not entitled to initiate proceeding. जब तक कोई पार्टी जो है वो अपना केस ICJ में फाइल नहीं कर सकती. Compulsory jurisdiction second है. Compulsory jurisdiction is such jurisdiction of the court when court decides any case without the consent of the parties to a case is called compulsory jurisdiction. में जो है वो कोर्ट बगैर किसी पार्टी की मर्जी के जो केस हैं वो डिसाइड करती हैं. बट इन क्लासिक इंटरनेशनल लॉ देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. लेकिन क्लासिक इंटरनेशनल लॉ के तहत ये कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन का जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट सही नहीं है और ना ही है. बट रिसेंटली, लेकिन हाल ही में, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड ड्यू टू देयर नीड of time that court will perform with the right of compulsory jurisdiction after the approval of United Nations. लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की अप्रूवल से इसको भी स्टैब्लिश्ड, इस फंक्शन को भी स्टैब्लिश कर दिया गया है. नंबर 3 पे है वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन. when any contract is breached by the parties and dispute arose related to that contract breached. In this case, the dispute will be referred to the International Court for settlement. This type of jurisdiction of the court is called voluntary jurisdiction because in this situation all the parties give their assent to resolve the matter of the court. Voluntary jurisdiction में ये होती हैं कि कोई सी भी दो स्टेट्स होती हैं जिनके आपस में डिस्प्यूट होता है, तो वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए अपना केस जो है वो ICJ में फाइल कर लेती हैं और फिर जो कोई भी केस उसमें से आता है, डिसीजन आता है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये ICJ की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी पावर भी हैं. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज सच जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन कोर्ट ओनली गिव्स एन एडवाइजरी ओपिनियन टू द स्टेट्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. एडवाइजरी ओपिनियन में ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं ICJ, ये क्या करती हैं कि किसी भी स्टेट को एडवाइजरी ओपिनियन दे सकती हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर. इन दिस केस consent of the parties is not needed at any cost. Court gives his opinion at his time when is asked by the General Assembly or Security Council, while such opinion cannot be enforced by the. जो इसमें ये होता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, इसकी पावर है, जुरिस्डिक्शन है, फंक्शन भी से आप कह सकते हैं कि इसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है. और ये क्या करती हैं कि किसी स्टेट को एडवाइज़ करती हैं कि किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, तो उसके बाद जो स्टेट है उसकी मर्जी है कि उसकी बात को माने या ना माने, उस पर बाइंडिंग नहीं है. एड हॉक जुरिस्डिक्शन is such jurisdiction when International Court of Justice makes a committee to settle one particular dispute of the states is called a chief jurisdiction. After settlement such disputes, the committee comes to an end. इसमें एड एच और जो जुरिस्डिक्शन होती हैं, इसमें ये होता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं वो एक कमेटी बनाती हैं उनका डिस्प्यूट जो होता है उसको पीसफुली सेटलमेंट करने के लिए. और जब वो डिस्प्यूट जो है वो पीसफुली सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद जो कमेटी हैं वो कम्स टू एन एंड, वो फिर ख़त्म हो जाती हैं. ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज टू द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ द स्टेट बाय मेकिंग डिसीजंस ऑफ द डिस्प्यूट्स. इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो ये है कि इनकी जो स्टेट्स हैं उनको डिस्प्यूट्स जो तनाज़ात होते हैं उनको पीसफुली सेटलमेंट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, ताकि जो पीपल एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट दोनों के लिए, ताकि उनका जो पीसफुल सेटलमेंट है वो हो सके. Provision of justice. Second object of International Court of Justice is to provision justice, injured state fair trial into the case. केस उसको जो है वो fair trial देना. नेक्स्ट पे है maintenance of peace.
थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ मेंटेनेंस ऑफ पीस फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। जो थर्ड उसका जो है मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि पीस को जो है अमन को मेंटेन रखना। प्रोहिबिशन ऑफ वेगिंग वार। फोर्थ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ टू प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम वेगिंग वार। जो जंग है, जंग से जो है मना किया जो करना, इसका ICJ का मेन ऑब्जेक्ट है, बिकॉज वार काजेज ए लॉट ऑफ लॉसेस एंड इट्स डेंजरस फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्योंकि जब दो स्टेट्स के दरमियान कोई भी जंग होती है तो उसका जो नुकसान है, जो डैमेजेस हैं, वो ना सिर्फ दो स्टेट्स को होते हैं बल्कि साथ जितनी भी स्टेट्स होती हैं उन सबको इफेक्ट करता है। एलिजिबिलिटी टू सबमिट ए केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मेंबर स्टेट्स। At present, only 192 member states of the United Nations can file the case in International Court of Justice and are eligible to appear before the court. But state can file a case of its nationals on its own, and it can launch an appeal against another state for the wrong committed by the another state. In this case, ICJ will facilitate the state. Non-governmental organizations. In case of any individual or non-governmental organizations, corporations or individuals are not entitled to file the case in the International Court of Justice. This court will not facilitate such petitioners because they are out of jurisdiction of International Court of Justice. Nature of decisions of the court. Nature of decisions of the court to settle the disputes of the states are बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज़ टू द केस। जो डिसीजंस हैं वो पार्टीज़ के ऊपर, जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर बाइंडिंग है। आर्टिकल 94 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर लेज डाउन दैट ईच मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अंडर द ऑब्लिगेशंस ओबे डिसीजंस ऑफ द कोर्ट फॉर एनी केस। जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 94 है उसके मुताबिक जो ICJ का जो डिसीजन आता है उसको पार्टीज़ पर ओबे करना लाजमी है। डिसीजंस आर फाइनल एंड विदाउट अपील बट आइदर पार्टी कैन अप्लाई फॉर रिवीजन ऑफ द डिसीजन। जो इसका जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है एंड विदाउट अपील है, लेकिन जो पार्टी हैं वो अप्लाई कर सकती हैं रिवीजन के लिए। टू कंक्लूड, I can say that International Court of Justice has resolved important international disputes and played a vital role in establishment of international peace and security. However, some strong tribunal needs to perform resistance to stop terrorist activities in order to avoid terrorist activities according to a world and save the human beings. International Court of Justice जो है इसको एक great importance है इंटरनेशनल पीस को सेटलमेंट करने के लिए और जो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उसमें। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इन सिंपल वर्ड दैट के टू कंक्लूड आई कैन से दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड आल्सो इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। Thanks for watching Iftihar Academy. Allah Hafiz.